पाँव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत और साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज का मुंतजिर होता है। मेरे अनमोल लाल, मैं आई, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि इसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगी, उड़ने की कोशिश की, मगर इसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर इसके जख्म पर छिड़की, 2-4 ठंडी सांसें दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए कौवे को 1-2 बार थपक कर वहां बैठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में इसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ इसकी माँ मर गई। इसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ इससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो इसके जबड़ों पर घोंसा चबाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घोंसों के जोर से इसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता है और वो सहमी हुई नजरों से एक और घोंसा सर पे मंडलाते हुए देखता। अव्वल अव्वल तो इसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद की, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब इसकी सौतेली माँ ने ये कहा, तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर इस पर झपटा, मगर धक्का खाकर वो ऊंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो, मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियां छिल गईं। वो कहती है तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम, तड़ाक की आवाज, और फिर करीम का कान इसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकाल के दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत नहीं की, ना अपनी खाला के घोंसों के जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घोंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घोंसे सह कर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घोंसे सहकर सो जाता। इस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो इसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी काट पर लेट गया, जो सेंध के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। काट क्या थी? एक झूला था जिसमें नन्ना करीम घंटे सीने लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। इसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और इसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। इसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब इससे पूछो, मैंने इसे कब मारा? मैंने इसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए? इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर ना उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान मैं करीम ने 1-2 बार आवाज दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ना इसके बाप ने कुछ सुना, ना इसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम इनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। इसका बाप हुक्का एक तरफ करके इसकी तरफ बढ़ा, क्यों है तेरी माँ क्या मरी कि तू हर बंधन से आजाद हो गया? घर घर में मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। इसके जी में आया कि बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जबान बेहिस होकर रह गई।
وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چپ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چپ گیا امیر زادے کے، آفت آ گئی، اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے ارد گرد کا گوشت خریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید کر لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، ارے ذرا دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔